हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी संक्रांति मंच के माध्यम से आप सभी कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हम निरंतर लाइव क्लासेस का जो है आयोजन करते आ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमने दिनांक 2 मार्च से कक्षा 9वीं और 11वीं की लाइव क्लासेस का आयोजन भी शुरू किया है, जिसकी एक कक्षा हम 2 तारीख यानी कि कल ले चुके हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, जिन्होंने आज ही पहली कक्षा अटेंड की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कल की कक्षा को देख समझ पाएं तो उसका वीडियो जो है वो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसे देख समझ सकते हैं और उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसकी रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। और इससे पहले आपसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य ऑन कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी लाइव क्लास हम शेड्यूल करते हैं या जो भी वीडियो हम इसके ऊपर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको पहले से ही मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। आज का हमारा जो विषय है वो है मियां नसीरुद्दीन, एक शब्द चित्र है जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। जो कृष्णा सोबती जी हैं ये महिला कथा लेखिकाओं में अपना एक महत्वपूर्ण विशेष स्थान रखती हैं। और इनका जो जन्म हुआ था कृष्णा सोबती जी का, ये 18 जनवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वो लाहौर में, शिमला में और दिल्ली में हुई। और इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, ये शिरोमणि सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी में महत्तर सदस्यता भी प्रदान की गई थी, यानी कि जो साहित्य अकादमी है उसके ये मेंबर भी रही हैं। और ये जो शब्द चित्र है ये इनका एक हम हशमत नामक इनका संग्रह है, साहित्य संग्रह है, जिसमें से इसको उद्धृत किया गया है। और इस शब्द चित्र में उन्होंने मियां नसीरुद्दीन, जो कि नानबाई थे यानी कि रोटी बनाने की एक विशेष कला में पारंगत थे, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इस शब्द चित्र के जो मुख्य बिंदु हैं या ये कहें जो इस पाठ का सारांश है, हम क्या है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन जो शब्द चित्र है ये उद्धृत किया गया है हम हशमत नामक काव्य संग्रह से। और इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। यानी कि इस शब्द चित्र के अंतर्गत जो इसका केंद्रीय पात्र है वो कौन है? मियां नसीरुद्दीन है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। यानी कि ये उनका जो खानदानी पेशा था, इस कला में उनकी पीढ़ियां लगी हुई थी इस काम को करने में। तो ये उनके दादा से, उनके पिता से और उसके पश्चात अब मियां नसीरुद्दीन के पास ये कला परंपरागत रूप में पहुंची थी, अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। तो वो रोटी बनाने की जो कला है उसमें अपने आप को क्या बताते थे? अपनी खानदानी महारत बताते थे। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को ही असली हुनर मानते हैं। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जो अनुभव से सीखना है उसकी बात इस शब्द चित्र का केंद्रीय भाव है। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गरवैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते हुए, यानी कि आटा गूंथते हुए उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती और माथे पर कारीगर के तेवर थे। यानी कि अपने आप में एक जो लौ थी उनके चेहरे के ऊपर, एक मेहनती व्यक्ति की और एक एक्सपर्ट व्यक्ति का जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था, उसे उनके चेहरे के ऊपर देखा जा सकता था।
लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर ही व्यंग्य करना शुरू कर दिया। जब लेखिका ने उनके पास जाकर बातचीत शुरू की कि हम आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके पेशे के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहता है कि हम अखबार वाले हैं। तो ये बात सुनते ही वो अखबार वालों पर व्यंग्य करना शुरू कर देते हैं। वे अखबार बनाने वालों को और पढ़ने वालों दोनों को क्या कहते हैं, निठल्ला कहते हैं कि ये काम बेकार लोगों का है। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास समय का अभाव है, मैं एक ऐसा कलाकार व्यक्ति हूं जिसके पास बहुत काम है और मैं आप लोगों के जो व्यर्थ के प्रश्न हैं उनको उत्तर देने के लिए अपने आप को खाली महसूस नहीं कर सकता। मैं इतना निठल्ला नहीं हूं कि आपके सवालों के जवाब देता फिरूं। लेखिका ने ये प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहां से सीखा। तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया। यानी कि वो एक लापरवाही और एक बेपरवाही का जो असर है उनके वक्तव्य में नजर आता है कि यह उनका खानदानी पेशा है। वो जब अब इस पेशे को वो क्या करते हैं, खानदानी पेशे के रूप में बताते हैं, तो उनके अंदर एक अजीब प्रकार का उत्साह और एक आत्मविश्वास देखने को मिलता है। उनके वालिद यानी कि उनके जो पिता थे मियां बरकत शाही नान बाई थे, यानी शाही नान बाई थे, मतलब शाह या राजा के पास जो है उनके कुक थे। तो उनके पिता का नाम था मियां बरकत जो शाही नानबाई थे, और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। यानी कि सबसे आला, आला का अर्थ था एक्सपर्ट, सिरे का, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो नानबाइयों में उनकी गणना होती थी, उनका नाम था कल्लन, दादा का नाम था कल्लन। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। जो उनके पिता है वही उनके इस काम के गुरु हैं। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू करता है, अलिफ बे पे टे, ये उर्दू वर्णमाला में होता है, जैसे हिंदी के अंदर हमारी ध्वनियां हैं क ख ग या आ, तो इसी प्रकार जो उर्दू या फारसी सीखते हैं तो वो अलिफ उसका जो पहला वर्ण रहता है। तो अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है और फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना, ये सारे काम पहले हमने सीखे थे। क्या है, रोटी पकाने के हुनर से पहले। यानी कि हमें हमारे पिता ने सिखाया, लेकिन उससे पहले हमें बहुत ये तालीम जो लेनी पड़ी है बड़ी शिद्दत से लेनी पड़ी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो उनका कहना है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। अगर तालीम लेना चाहते हो, शिक्षा लेना चाहते हो, तालीम का अर्थ है शिक्षा, अगर उसको लेना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से ना पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। यानी कि उन्होंने ये बताया कि बादशाह सलामत ने एक बार ये शर्त रखी कि आग से पकाई ना गई हो और पानी से बनाई ना गई हो, ऐसी कोई चीज बनाई है। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत के जो नानबाई थे वो मेरे पिता थे और उन्होंने बना दी। तो वो अब बड़े गर्व से अपने खानदान की जो बड़ाई कर रहे हैं, वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे कि कुएं में रोटी कैसे बन सकती है। तो इस बात पे वो नाराज हो जाते हैं। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते हैं। अब उनका स्वर बदल गया। वो बता रहे थे ना कि मेरे पिता जो है वो जो शाह के, बादशाह के नानबाई थे। तो पूछते कि लेखिका पूछना चाहती है कि वो बादशाह का नाम तो बताओ कि वो कौन बादशाह था जिसके यहाँ पे आपके पिता नानबाई थे। तो यहाँ पे जो है, जो मियां नसीरुद्दीन का स्वर है वो बदल जाता है, क्योंकि इसके बारे में उनको भी पुष्टि सम्मत जानकारी नहीं थी। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, क्यों उस बादशाह के नाम के पीछे पड़े हो, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको सुनो। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गर्ज से उन्होंने बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। यानी कि बात को बदलने के लिए, ध्यान उसकी तरफ से हटाने के लिए वो अपने एक वहां पे कारीगर को कहते हैं, बब्बन मियां जाओ भट्टी सुलगाओ, तुम्हें काम नहीं है, यहाँ व्यर्थ की बातें सुन रहे हो। तो लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे इन लोगों को, जो उनके कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, उनको वो क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट सारे नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले,
तुनकी पापड़ी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। जो तुनक रोटी होती है, जो तुनकी रोटी होती है, वो पापड़ से भी ज्यादा महीन यानी कि बारीक पतली होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और ना अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे लेखिका मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में बात करती है, उनके स्वभाव के बारे में बात करती हैं, उनका शब्द चित्र हमारे सामने रखती हैं और इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करती हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो हमारे सामने घूमने लगता है। तो चित्रात्मक शब्द चित्र हम इसको कह सकते हैं। इसके पश्चात इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न था कि मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। जैसे वो उनके मसीहा हों, वे नानबाई हुनर में माहिर थे। नानबाई यानी कि रोटी पकाने की जो कला है, उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके जो दादा थे वो भी नानबाई थे। दादा थे, उनका नाम था कल्लन, और उसके बरकत अली उनके पिता का नाम था। वो भी उनके अनुसार, उनके जैसा उन्होंने बताया कि वो शाह के जहां पर नानबाई थे और स्वयं मियां नसीरुद्दीन। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियां रोटी बनाने को कला मानते हैं और स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, इसलिए मियां नसीरुद्दीन को जो लेखिका है वो क्या कहती हैं, नानबाइयों का मसीहा कहती हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जान लें और उसे लोगों को बता सकें। मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी और इसलिए उन्होंने मियां नसीरुद्दीन से अनेक प्रश्न पूछे ताकि वो जानकारी वो इकट्ठी करें, उस जानकारी को वो अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकें। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। तो मियां नसीरुद्दीन ये बता रहे थे कि मेरे दादा, मेरे पिता बादशाह की खिदमत किया करते थे, उनके शाही बावर्ची खाने में उनकी जो नियुक्ति हो रखी थी। तो जब वो पूछती है कि बादशाह कौन था, तो मियां नसीरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले थे, बड़बोले थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखिका को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादा और वालिद मरहूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज हो गए। क्या कीजिएगा बादशाह का नाम पता करके, कोई चिट्ठी रुका भेजना है क्या, अभी आप उनको कोई चिट्ठी पत्री भेजना चाहती हैं। तो और यह कहकर वे उखड़ गए। ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वो सफेद झूठ बोल रहे थे, इसी कारण रुखाई से अपना काम करने में लग गए। तो इस प्रकार वो इस बात को टालते हैं जब उनसे बादशाह का नाम पूछा जाता है। और इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमूमन न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर, यानी कि जब मियां नसीरुद्दीन बादशाह के बारे में सही उत्तर नहीं दे पाए तो लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम पर चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बर मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियां को चिढ़ता देख वह चुप रह गई। यानी कि उनके परिवार के बारे में लेखिका उससे जानना चाहती थी, लेकिन बादशाह की बात के ऊपर वो इतना उखड़ गए थे कि उनका सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो चुप हो गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं वो कितने हैं। तो मियां ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं करते,
2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से गिन गिन कर मजूरी भी देता हूं। कि यानी कि यहाँ पे जो मेरे से काम सीख रहे हैं, जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, मैंने उनसे फ्री में काम नहीं लेता, मैं मुफ्त में काम नहीं करवा रहा हूं, बल्कि 2 रुपए मन आटे की मजदूरी देता हूं और 4 रुपए मन मैदे की जो मजदूरी है उनको देता हूं। लेखिका द्वारा रोटियों का नाम पूछने पर मियां ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था मियां नसीरुद्दीन क्योंकि जैसे कि बादशाह की जो बात है, जो उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की है, वो लेखिका की पकड़ में आ गई है, तो वो खींच सी महसूस करने लग गए थे। और प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है? तो पाठ में लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन का जो शब्द चित्र है वो इस प्रकार से खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। तो ये वर्णन जो है इस प्रकार का है कि जो हमारे सामने क्या है, एक इसी व्यक्तित्व के, इसी शारीरिक बनावट के व्यक्ति को लाकर सामने रख देता है। तो यहाँ पे हमें कृष्णा सोबती जी की प्रशंसा करनी होगी कि उनका जो शब्द चित्र है वो इतना प्रभावशाली है कि पढ़ने वाले के सामने क्या बन जाता है, उसका चेहरा बन जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे इस पाठ के अंतर्गत आए महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू प्रश्न है उनके बारे में। तो आशा है कि आपको अभी तक जो हमने बात की है इस पाठ की जो मुख्य बिंदु है कृष्णा सोबती जी के बारे में और उनकी या जो शब्द चित्र के बारे में, और इसके साथ साथ जो पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में जो हमने बात की है वो अब तक आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। तो अगर आप इसको 1 या 2 बार सुनते हैं, समझते हैं और अपने विषय अध्यापक से अगर आप इसकी चर्चा कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस पाठ से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो अपने अनुभव से और अपने आप भी अपनी तरफ से उसको रचते हुए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। तो जो इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है वो आप अवश्य ध्यान से देखिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस बार आपको पता ही है जो आपकी वार्षिक परीक्षा होनी है मार्च 2021 में, उसमें इनका जो अनुपात है वो पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मियां नसीरुद्दीन किस कला में निपुण थे? तो मियां नसीरुद्दीन जो थे वो रोटी पकाने की कला में निपुण थे। मियां नसीरुद्दीन किनके मसीहा थे? नान बाइयों के। नान बाई किसको कहा जाता है? रोटी बनाने वाले को। और लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी? मटिया महल की तरफ से गुजर रही थी। और वहां पे जो मियां नसीरुद्दीन की दुकान की अगर बात की जाए तो वो किस मोहल्ले में थी? तो वो मटिया महल की जो साथ जाने वाली जो गली थी उसी में किसकी दुकान थी? मियां नसीरुद्दीन की दुकान थी। और किस पर बैठे थे? मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे थे और बीड़ी पी रहे थे। मियां नसीरुद्दीन ने किस हजारी अंदाज से सर हिलाया जैसे कि वो कोई पंच हो, यानी कि अपने आप को बड़ा रुतबे वाले जो कारीगर के रूप में अपना सिर हिलाया। मियां नसीरुद्दीन के जो पिता थे उनका नाम मियां बरकत अली था और दादा का नाम क्या था? वो कल्लन था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने और पढ़ने वालों को क्या समझते थे? ये चर्चा आई थी कि जब वो प्रश्न पूछने की बात करती हैं लेखिका तो वो कहते हैं कि अखबार छापने वाले भी और अखबार पढ़ने वाले भी वो लोग होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, यानी कि उनको निठल्ला कहा है। मियां नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा? जो अखबार नवीस हैं, यानी कि जो पत्रकार लोग हैं, अखबार नवीस यानी कि पत्रकार, उनको क्या है? खोजियों की खुराफात कहा है। तो मियां नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी जनाब पकती है कैसे? आंच से, यानी कि ये भी एक कला है कि कितनी आंच, कितनी आग उन रोटियों को पकाने के लिए चाहिए, ये भी एक कला के आधार पे कलाकार व्यक्ति ही जानता है, तभी रोटी पकती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन कितने वर्ष के हो गए थे? तो उनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष थी। और उनके पिता की जो मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु थी 80 वर्ष। और मियां नसीरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसको कहा था? बब्बन मियां को कहा था भट्टी सुलगाने के लिए। तो बब्बन को भट्टी सुलगाने के लिए कहा क्योंकि वो तंग आ गए थे लेखिका के इस प्रकार के प्रश्न को पूछने के कि उस बादशाह का नाम बताओ जो जहां पे आपके दादा और आपके पिता
बावर्ची खाने में नौकरी करते थे, तो उससे वो चिढ़ जाते हैं, तो चिढ़ते हुए आवाज लगाते हैं किसको कि बब्बन मियाँ जल्दी से भट्टी सुलगाओ। और मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे की प्रति मन मजदूरी कितनी देते थे, तो 2 रुपए देते थे, और मैदे की जो मजदूरी है वो कितनी देते थे, वो 4 रुपए देते थे। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि आटे की मजदूरी कम थी 2 रुपए, और मैदे की प्रति मन मजदूरी क्या थी, वो ज्यादा थी, वो 4 रुपए थी। मियाँ नसीरुद्दीन ने रुखाई से जैसे क्या काट दी, फांक काट दी। और तुम की रोटी किससे अधिक महीन होती है, पापड़ से भी अधिक महीन होती है, ऐसा कहना था मियाँ नसीरुद्दीन का। निकाली कहां से और निगली तथा हजम, ये किसके बारे में बात की है, रोटी के बारे में बात की है, और कहां से निकाली, तंदूर से निकाली। और मियाँ नसीरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां पकाना जानते थे, तो 56 प्रकार की। और मियाँ नसीरुद्दीन का जो चेहरा था वो किसकी मार से पका था। जब इस शब्द चित्र की शुरुआत होती है तो वहां उनका परिचय देते हुए उनकी शारीरिक बनावट के बारे में बात करती हुई लेखिका कहती है कि मौसमों की मार से पका चेहरा, पेशानी पर मंजे हुए हाथ और कारीगर के तेवर, वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो ये पंक्तियां लेखिका किसके बारे में कहती हैं, मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में कहती हैं। तो चेहरे पर किसकी मार है, वो मौसम की मार नजर आती है। और इसके पश्चात अगले जो प्रश्न है वो है पेशानी का अर्थ क्या है, माथा, और रंगरेज यानी कि कपड़ों को रंगने वाला, और शीरमाल ये किसकी किस्म है, एक रोटी की किस्म है। तो विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि हमने आज जो चर्चा की है वो आज का जो महत्वपूर्ण पाठ था वो था मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने इस शब्द चित्र के जो केंद्रीय पात्र मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में जितनी जानकारी हम संक्षिप्त रूप में और बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकते थे वो हमने रखने का प्रयास किया है। और इससे अतिरिक्त जानकारी आप अपने विषयाध्यापक के साथ साझी कर सकते हैं। आप इसको 1-2 बार पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो इस पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो पाठ आधारित प्रश्न थे, हमने उनकी चर्चा की है। और इसके साथ साथ जो एमसीक्यू प्रश्न है वो भी हमने यहाँ पर जितने आज तक पिछले 6-7 सालों में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न भी हमने संक्षिप्त रूप में देख लिए हैं। तो आपने इन प्रश्नों को भी अच्छे प्रकार से समझते हुए नोट कर लेना है। और आशा है जैसा कि आप लाइव क्लासेस से जुड़ पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे लगता है कि आप इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। तो उसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।